चलिए देखिए आगे के एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल नंबर 10 देखते हैं, ठीक है। 9 तक हमारा हो चुका है, एग्जाम्पल नंबर 9 तक। 10 देखते हैं। देखो एनसीईआरटी ने इस क्वेश्चन को जानबूझ के डिफिकल्ट बना रखा है और दो तरीकों से भी सॉल्व किया। अब आप मैं आसान से एकदम आसान वर्डों में से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये कह रहा है 2 चार्ज 2 आवेश हैं, एक प्लस माइनस 10 माइक्रोकूलम। देखो ये रखे माइनस 10 माइक्रोकूलम प्लस 10 माइक्रोकूलम आर प्लेस 5 mm अपार्ट। जो तुम्हें पैरामीटर गिवन है उसे लिख लीजिए कि ये दोनों जो चार्ज हैं एक दूसरे से कितने सेंटीमीटर की दूरी पर रखें, 5 mm है ना, मिलीमीटर की डिस्टेंस पर रखे हैं। तो इन दोनों की जो डिस्टेंस है, ठीक, इसको 2D कह लीजिए आप, क्योंकि डाइपोल की जो डिस्टेंस होती है, मैं कैसे कह रहा हूँ ध्यान से सुन लो, कि जैसे एक नेगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज, जो डिस्टेंस होती है 2D, ये डाइपोल कहलाता है पूरा कॉम्बिनेशन, है ना। नेचर में अपोजिट और मैग्नीट्यूड में एक जैसे अगर चार्ज रखें और स्मॉल डिस्टेंस d पे रखें, तो ये 2D कितना गिवन है अपने को, 5 mm को मीटर में बदलने के लिए 10⁻³ लगाते हैं। अब आगे देखिए, डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है ए पॉइंट P, एक बिंदु P है ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द इट्स सेंटर O ऑन द साइड ऑफ पॉजिटिव चार्ज। मतलब इस O से यहां से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर ये बिंदु P है, इस पर हमें क्या बताना है, विद्युत क्षेत्र बताना है डाइपोल की वजह से। तो देखो ये डाइपोल में दो तरीके से निकाल जाता है। ये तो होगी एक्सियल कंडीशन, एक्सियल का मतलब अच्छी स्थिति, और ये हो गई इक्वेटोरियल, है ना, इक्वेटोरियल कंडीशन, और ये हो गई निरक्षीय स्थिति, है ना। इस तरीके से हमें बात पे ध्यान देना है, एक अच्छी है एक निरक्षीय है। तो अब देखिए 2D हमने निकाल लिया, और Q कितना है, चार्ज कितना है हमारा, चार्ज है 10 माइक्रोकूलम। तो 10 को माइक्रो को ब्रेक करने के लिए -6 लगाते हैं, तो इसके लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं इसे, 10⁻⁵ कूलम। अब हम अगर डाइपोल देखेंगे तो Q इंटू 2D होता है, तो Q कितना, 5 इंटू 10⁻³ एंड D Q है 10⁻⁵, और 2D कितना है 5 इंटू 10⁻³ तो कितना आएगा डाइपोल, 5 इंटू 10⁻⁸ कूलम मीटर। ओके, कूलम मीटर ये आ गया। अब एक्सियल कंडीशन में फॉर्मूला क्या होता है, ये आप लोगों को लिखा होगा, पढ़ाया होगा, थ्योरी में चल भी रहा होगा, 1/4πε0 2P/r3। ओके, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹ और 2 इंटू P। P की वैल्यू कितनी है, P की वैल्यू हम लेके आ चुके हैं 5 इंटू 10⁻⁸ इंटू R का क्यूब। तो ये जो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस जो होती है वो R होती है, अपने लिए क्या होती है, R। अब आप यहां ध्यान दें कि R कितना गिवन है हमें, 15 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 10⁻²। तो यहाँ पर 15 इंटू 10⁻² का कितना, पावर 3 है, होल क्यूब आ जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, ये 10, ये 90 हुआ, और ये 10 बचा, और यहाँ पर कितना हुआ, यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 225 इंटू 15 और इंटू 10⁻⁻6, है ना, क्यों 15 का स्क्वायर 225, एक और 15, 3 बार करना है ना मल्टीप्लाई, और 3 दूनी ये 6 हो गया। ओके, अब ध्यान देना है हमें, तो ये चीज़ हो जाएगी 900, और ये अपने को 10⁻⁻6 ऊपर भेज देना है, तो +6 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर 225 इंटू 15 कर लेते हैं, तो ये आ गया अपना 25, 12 और 6 और 2 2 5, तो 5 7 8 2, ये आ गया अपना 2875 है ना। अब यहाँ पे ये तीन डिजिट हैं, ये 4 डिजिट हैं, तो एक यहाँ से 0 और ले लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, 9000, ठीक, और इंटू 10⁵ और अपॉन में कितना आ गया 2.75। अब इसका इसमें आपस में डिवाइड लगाएंगे तो लगभग 2.7 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम आ जाता है हमारा, डिवाइड लगाने से, ठीक है। इसको हम आसानी से देख सकते हैं, और ये आसान वर्डों में इस तरीके से हमारा हो जाएगा, लगभग इतना आ जाएगा। ये तो हो गई एक्सियल की कंडीशन। अब हम ध्यान देते हैं इक्वेटोरियल की कंडीशन पर, ठीक।
अब ये आप देख लीजिए अच्छे से, कुछ नहीं है, एक्जीएल का है, ये 2D डिस्टेंस, ये एमएम में दे रखा है, ये 2D है। इस बात को हमें बना के रखना है। हटा देते हैं, एक्जीएल की तरफ ध्यान देते हैं। चलिए, तो एक्जीएल तो हो गया, इक्वेटोरियल की तरफ ध्यान देते हैं। चलिए, अब इक्वेटोरियल में क्या होता है, इक्वेटोरियल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो भी हमें मालूम होता है, वो होता है E = 1/4πε0 P/r की। अब इसकी वैल्यू तो अपने को मालूम है 9 × 10⁹ इंटू P भी हमें मालूम है, P कितना है, 5 × 10⁻⁸। नीचे r का क्यूब आ जाएगा, तो 15 × 10⁻2 का क्यूब। तो अगेन वही कहानी आ गई, तो ये 45 × 10 आ गया है ना, क्योंकि 9 में से 8 जाएगा तो 1 रह जाता है। और यहाँ पे 225 × 15, ओके, और 10⁻6 ये चला जाएगा तो 7 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 450 10⁻6 आ गया, और यहाँ पर आ गया ये 225 × 15। अब एक जीरो यहाँ से बढ़ा लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4500 10⁵ अपॉन में आ जाएगा 225 × 15, और इसका मल्टीप्लाई अभी हमने पीछे देखा था। तो ये फाइनल जो आंसर आ जाता है 1.33 10⁵ न्यूटन पर कूलम, है ना। डिवाइड देने से आ जाता है, इसका वैल्यू अभी लाए थे तो इसका इसमें डिवाइड लगाने से इतना अपना आंसर आ जाता है। तो ये एग्जाम्पल नंबर 10 था। अब एग्जाम्पल नंबर 11 देखते हैं। चलिए देखिए, एग्जाम्पल नंबर 1.11, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड के घटक दे रखे, विद्युत क्षेत्र के यहाँ पे घटक दे रखा है, ये दे रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस हिसाब से, और वो एक्स एक्सिस पे सिर्फ और सिर्फ AX1/2। EX का मतलब है कि जो विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्स एक्सिस पे, यहाँ पे आगे बोला भी इसने वाई पे और जेड पर वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0 है। अब कह रहा है इन विच अल्फा की वैल्यू ये दे रखी है, और द फ्लक्स थ्रू द क्यूब, ये फ्लक्स थ्रो बताना है इस क्यूब से कितना जा रहा होगा। ये जो क्यूब रखा हुआ है, ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस पे जा रहा है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है, और ये क्यूब ऐसे रखा हुआ है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा इसकी दो ही फेजों से जाएगा, एक तो इधर वाले से और एक इधर वाले से, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड दो ही फेजों से गुजरेगा। तो फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स क्या होता है कि किसी क्लोज सरफेस से जो फील्ड लाइन पास आउट होती है उसी चीज को क्या कहा जाता है, फ्लक्स कहा जाता है। अब आप ध्यान देना इस बात पे कि अब देखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड किन किन लाइनों से पास हो रहा है। तो सबसे पहले ये देखो कि यहां से पास हो रहा है इस वाले फेज से, और फिर इस वाले फेज से पास होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं कि इससे तो पास हो रहा है E1 और इससे पास हो रहा है E2, ठीक। तो E1 की वैल्यू निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के साथ चेंज होता है। तो पहले वाले के लिए ध्यान दीजिए, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, A। तो पहला जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आएगा इसमें डिस्टेंस को लगा देंगे, क्योंकि x क्या डिस्टेंस है, डिस्टेंस पहले फेज तक की डिस्टेंस a है, तो a की पावर 1/2, ठीक है। ये a नहीं है एक्चुअल में, ये अल्फा है ना, अल्फा। तो ये आ गया पहला इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस वाले फेज से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है उसको निकालने के लिए यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस देख लेंगे। तो ये वाली डिस्टेंस 2 है, तो अल्फा इंटू a प्लस a आ गया 2a की पावर कितना 1/2। तो ये तो आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। फ्लक्स कैसे निकालेंगे, देखो ये वाला फेज ऐसे है, ठीक, इस तरीके से। तो इस तरीके से ये वाला फेज इस तरीके से, तो इसका एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर इधर की साइड होगा। तो जो फ्लक्स नंबर 1 होगा वो क्या लेंगे हम, EA cos थीटा। अब 1 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमें 1 लेना होगा, ठीक है ना। तो 1 वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, चलो छोड़ देते हैं, अभी 1 की बाद में वैल्यू रख लेंगे। एरिया कितना है इस वाले का, क्योंकि क्यूब है तो क्यूब में हर साइड एक जैसी होती है, स्क्वायर जैसी। तो यहाँ पे ये स्क्वायर होगा, ठीक है, वर्ग, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, a स्क्वायर, ठीक है ना, साइड का स्क्वायर इनटू cos थीटा। थीटा लेता हूं मैं 180। रीजन के इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ रहा है और इसका एरिया वेक्टर इधर है, तो दोनों के बीच में जो एंगल है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है और एरिया वेक्टर इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है और एरिया वेक्टर इधर है, तो दोनों में एंगल कितना है 180। तो थीटा हमने 180 लिया, और cos 180 की वैल्यू क्या होती है -1। तो पहला जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो हमारा आएगा
पहला जो फ्लक्स आएगा वो आएगा E1 A का होल स्क्वायर, वो भी नेगेटिव। अब दूसरा फ्लक्स हम फाइंड करते हैं। दूसरा फ्लक्स इससे जा रहा है, तो ये इस तरीके से, तो इसके परपेंडिकुलर इधर ही लैंड होगी, मतलब जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है उसी डायरेक्शन में इसका एरिया वेक्टर होगा। तो E2, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना जा रहा है E2 है ना, एरिया और कॉस थीटा, थीटा कितना ले लेते हैं, दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो थीटा लिया जाएगा 0। तो यहाँ पे जो फ्लक्स आएगा वो आएगा E2A, एरिया कितना लिया जाएगा, एरिया E2, एरिया क्या होता है A स्क्वायर, है ना, A स्क्वायर। तो ये दोनों फ्लक्स हम लोगों ने निकाल लिया। अब जो नेट फ्लक्स निकालेंगे, जो फाई नेट निकालेंगे, टोटल इनसे कितना फ्लक्स जा रहा है वो निकालने के लिए दोनों फ्लक्सों को हमें ऐड करना होगा। तो माइनस E1 A का होल A स्क्वायर प्लस E2 A का होल स्क्वायर। अब इसको हम कैसे लिख लेंगे कि A स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा और लिख जाएगा ये E2 माइनस E1। ठीक, अब फाई नेट को सॉल्व करना शुरू करते हैं। A स्क्वायर E2 की वैल्यू कितनी है, E2 की वैल्यू है, तो चलिए देखिए, यहां से जो फाई नेट निकला वो दोनों को माइनस किया गया, तो अल्फा A स्क्वायर। अब देखिए क्या किया मैंने, रूट 1/2 को यहाँ पे अलग अलग कर दिया और ये सेम जैसे का तैसा था लिख दिया। अब a की पावर 1/2, a की पावर 1/2, इसको निकाल लिया बाहर की ओर, तो ये बाहर आ गया। यहाँ पे रह गया 2 की पावर 1/2 माइनस 1, इसको कहते हैं रूट, क्योंकि रूट को ब्रेक करने के लिए 1/2 लगाते हैं। अब यहाँ पे इनका बेस एक जैसा है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो 2 + 1/2, तो ये हो गया 5/2, ये हम लोगों ने ऐड कर लिया। और यहाँ पे हमें अल्फा की और ए की दोनों की वैल्यू दे रखी है, यहाँ रूट -1, इसको कैलकुलेट करके इतना हमारा फ्लक्स आ जाता है। तो इस क्वेश्चन में हमें पूछा था कि पहले तो फ्लक्स बताओ क्यूब से और फिर चार्ज बताओ कितना है। तो चार्ज के लिए हम यूज कर लेंगे गॉस थ्योरम को। तो गॉस थ्योरम क्या होती है, जो फ्लक्स होता है वो चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मतलब चार्ज अपॉन एप्सिलॉन, चार्ज होता है फ्लक्स का एप्सिलॉन नॉट। ओहो, तो फ्लक्स कितना है जी, फ्लक्स आया 1.05 इंटू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है 8.85 इंटू 10⁻12 कूलाम, इतना अपना चार्ज निकल करके आ जाएगा। ठीक, अब देखिए एग्जांपल नंबर 11, एक और बार देख लो। देखो जब यहां से फ्लक्स निकालेंगे तो फ्लक्स इसके दो ही फेजों से जाएगा, एक इधर से और एक इधर से। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस पे, और फ्लक्स क्या होता है, किसी भी क्लोज सरफेस से जाने वाली फील्ड लाइन। तो फील्ड लाइन जो एक्स एक्सिस पे जा रही होंगी वो इधर से ही गुजर रही होंगी, इन दोनों से सिर्फ और सिर्फ। तो इधर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने E1 लेट किया, इसका E2 लेट किया। ध्यान से एग्जांपल नंबर 12,